कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिटेल से, जिसमें हमारे पास पहली एग्जांपल हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इनके लिए एक दूसरा लफ्ज़ यूज़ होता है सैकराइड्स। सैकराइड्स का लफ्ज़ निकला है सैकरोन से, और सैकरोन का मतलब शुगर। तो मेजर डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स, सबसे जो ज़्यादा एनर्जी है हमारे लिए, एनर्जी का सोर्स है बेसिक, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हमारी खुराक के अंदर मेजर डाइटरी सोर्स है मुराद हमारी खुराक का फूड सोर्स किसका, एनर्जी का। एनिमल्स के अंदर जो मेजर फूड का एनर्जी का सोर्स है, फूड के अंदर मेजर जो एनर्जी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अबाउट 1/2 to 2/3 ऑफ टोटल कैलोरीज दैट एवरी एनिमल कंज्यूम, यानी एक एनिमल जो है पूरे दिन के अंदर जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उसका 1/2 या 2/3 पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लेता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। सैकराइड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सैकरोन विच मीन्स शुगर। तो ये आम अल्फाज में इनको हम शुगर कहते हैं। इनका जो ये हमारी खुराक का मेजर एनर्जी का सोर्स है। एक दिन के अंदर हम जितनी खुराक को यूटिलाइज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका 1/2 या 2/3 पार्ट जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स से बनी हुई खुराक इस्तेमाल करें तो उससे हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। उसके बाद है जी, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट्स जब टूटती हैं तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं। और सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ग्लूकोज। सिंपलेस्ट जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। तो ग्लूकोज जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम डेली एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो भी खुराक खा रहे हैं उसमें से बेसिकली हम सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी फॉर्म हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी दे रही है, वो हमारे पास एक मोनोसैकराइड है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज जो है मेजर हमारे पास एनर्जी का सोर्स है। वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपल जो हमारे पास फॉर्म्स हैं उनके लिहाज से, यानी जो सिंपल यूनिट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उनके लिहाज से अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की चंद टाइप्स हैं। मोनोसैकराइड्स हैं। मोनो का मतलब एक, सैकराइड मैंने ऑलरेडी आपको बताया सैकरोन से निकला है जिसका मतलब है शुगर। अगर शुगर यूनिट्स जो हैं सिर्फ एक होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड्स की कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इसके अलावा आपने बायोकेमिस्ट्री में इसको मज़ीद जो है डिटेल से पढ़ा होगा। यहाँ पर हम सिर्फ इसका जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बोहाइड्रेट्स का जो, या फिर हमारे पास जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, इनका न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस है ये डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम इनकी जनरल जो टाइप्स हैं उनका सिर्फ नाम और उनकी एग्जांपल्स का जिक्र करेंगे। मोनोसैकराइड्स मैंने आपको अभी बताया कि इनके अंदर जो है सिंगल शुगर यूनिट पाया जाता है। इसकी कॉमन एग्जांपल्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हैं। अगर दो सिंपल जो यूनिट्स हैं शुगर के वो मिलें तो हमारे पास एक डाइसैकराइड बनती है। डाइसैकराइड्स की कॉमन एग्जांपल्स सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। इसके अलावा ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू। अगर चंद शुगर यूनिट्स जो हैं वो मिलेंगे तो उससे क्या बनेगी, ओलिगोसैकराइड्स बनेंगी। जैसे कि एरेबिनोज है, रेफिनोज है, स्टैकियोनोज है, ये स्टैकियोज है, ये हमारे पास कॉमन ओलिगोसैकराइड्स हैं।
और आखिर में हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मीन्स मैनी, दे आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आर सैकरोन्स, यानी इनके अंदर पॉलीसैकेराइड्स के अंदर बहुत सारे सैकेराइड्स या सैकरोन्स या शुगर यूनिट्स मौजूद होते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल्स में सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और हमारे पास काइटिन है। हमारे पास सबसे जो कॉमन सोर्स है पॉलीसैकेराइड्स का वो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं, और ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉलीसैकेराइड पाया जाता है उनके सेल वॉल के कंपोनेंट के तौर पर वो हमारे पास सेलुलोज है। इसके अलावा हम स्टार्चेस को यूज़ करते हैं। अगर हम एनिमल सोर्स से हासिल होने वाले पॉलीसैकेराइड की बात करें तो वो ग्लाइकोजन है, जो कि हमारे पास आगे है चल के अभी ये पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला जो टॉपिक हम यहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उसके अंदर ग्लाइकोजन की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस का मज़ीद जिक्र करेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का या ग्लूकोज का ये एनिमल सोर्स है। और काइटिन जो है आपको पता है फंगल जो सेल वॉल है ये उसका बेसिक कंपोनेंट है। सोर्सेज की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली कम फ्रॉम प्लांट्स। बेसिक जो सोर्स है वो हमारे पास प्लांट्स हैं। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स हम प्लांट सोर्सेज से लेते हैं। सम मेजर सोर्सेज जो हैं ब्रेड है, पास्ताज हैं, पोटैटोज़ हैं, हमारे पास ब्रान है, राइस और सीरियल्स जो कि हम मुख्तलिफ सीरियल फूड्स जो हैं हम डेली कंज्यूम करते हैं उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारी मिकदार में मौजूद होते हैं, जैसे कि जौ है, ज्वार है, बाजरा है। इस तरह की जो सीरियल फूड्स हैं इनमें से हम बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है जी? इम्पोर्टेंस अगर हम ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये दो तरह के काम कर रहे हैं। ये एक तो हमें एनर्जी के सोर्स के तौर पर हम इनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और दूसरा ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चरल रोल्स हैं वो भी प्ले करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बनाने में भी ये किरदार अदा करती हैं। और अगर हम प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चूँकि हमने बात की कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स हम मोस्टली कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से, और प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है उसका बेसिक कंपोनेंट जो है वो सेलुलोज है। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, ठीक। तो सबसे ज़्यादा हम जो सेलुलोज ले रहे हैं वो हम प्लांट्स से ले रहे हैं, और प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा सेलुलोज कहाँ पर पाई जाती है? उनकी सेल वॉल के अंदर। हम जितने भी प्लांट्स खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेलुलोज है वो बेसिकली हमें उन प्लांट्स से प्रोवाइड हो रही है। तो इट इज़ सप्लाइड टू एनिमल्स बाय वेरियस प्लांट्स, कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। हमारी बॉडी के अंदर हर्बीवोर्स के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जितने भी हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स हैं, उनके अंदर हर्बीवोर्स के अलावा ये मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि वो प्लांट से हासिल होने वाली सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। अब ये मैकेनिज़्म क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा एंजाइम मौजूद नहीं है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता हो। कौन सा एंजाइम मौजूद नहीं है? सेलुलेज एक एंजाइम है जो कि सेलुलोज ऑफ वुड को डाइजेस्ट करता है। तो ये एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रिलीज़ नहीं होता। तो इसी वजह से हम, या फिर जो दूसरे हर्बीवोर्स के अलावा जो दूसरे हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स मौजूद हैं वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन लैक सेलुलोज, ह्यूमंस लैक सेलुलोज एंजाइम सो कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। चूँकि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज एंजाइम मौजूद नहीं है लिहाजा हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जबकि जो हर्बीवोर्स हैं इनकी स्टमक, इनकी बॉडी के अंदर, इनके जो इंटेस्टाइन्स हैं उनके अंदर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि एक एंजाइम है सेलुलेज वो रिलीज़ करते हैं, और उस सेलुलेज एंजाइम के ज़रिए ये इस काबिल हो जाते हैं कि ये जो प्लांट्स के सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद है उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। अब ये जो सेलुलोज है ये हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या प्ले करता है? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल।
एलिमेंट्री कैनाल यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसके अंदर जो फूड की मूवमेंट है उसको आसान कौन करता है? सेलुलोज करता है। अब चूंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता, लिहाजा जब ये हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड एलिमिनेट होगा तो उस अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ही काफ़ी सारी और चीज़ों को भी अपने साथ लेके जाएगा, और जो फूड की अनडाइजेस्टेड फूड की जो मूवमेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो आसान हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब ये अनडाइजेस्टेड फूड को आसानी से बॉडी से एलिमिनेट कर सकता है, तो लिहाजा हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे जर्म्स मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और काफ़ी सारे दूसरे प्रोटोजोन्स मौजूद होते हैं जो कि काफ़ी सारे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिनको हम म्यूटाजेंस कहते हैं। और ये म्यूटाजेंस एक्चुअली क्या करते हैं? ये म्यूटेशन काज करते हैं। म्यूटाजेंस वो केमिकल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर म्यूटेशन काज करते हैं, और वो म्यूटेशंस किसका बायस बनती हैं? हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स का बायस बनती हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी में से जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेस्टिव मटेरियल की मूवमेंट की बात है, तो जैसे ही सेलुलोज जो है वो चूँकि क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड की मूवमेंट में अहम किरदार अदा करती है। लिहाजा जो काफ़ी सारे म्यूटाजेंस वहाँ पर रिलीज़ होते हैं मुख्तलिफ जर्म्स की वजह से, उनको भी ये साथ में फीसेस के थ्रू ही बॉडी से एलिमिनेट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉलन के कैंसर हैं वो पैदा नहीं होते। कॉलन से क्या मुराद है? लार्ज इंटेस्टाइन, ये आगे लफ्ज़ दोबारा आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो कॉलन है इसी का दूसरा नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। कॉलन तीन, इसके चार आगे हम पार्ट्स पढ़ेंगे। असेंडिंग कॉलन है, फिर उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन है, फिर उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन है, और फिर उसके बाद सिग्माइड कॉलन है। ये आगे चल के हम जब ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम लार्ज इंटेस्टाइन यानी कॉलन को देखेंगे। कॉलन के चार पार्ट्स मैंने आपको बताया, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, और फिर आखिर में सिग्माइड कॉलन है। तो सेलुलोज जो है ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमें बेसिकली मिल रहा है प्लांट सोर्सेज से, और इसका हमने इम्पोर्टेंस देखा कि एक तो ये प्लांट की सेल वॉल का बेसिक कंपोनेंट है। ये हमारे बॉडी के अंदर कहाँ से आता है? मुख्तलिफ जो हम प्लांट से हासिल होने वाली फूड्स को कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ से हमें ये सेलुलोज मिलता है। ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि सेलुलोज एंजाइम मौजूद नहीं है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर फूड की जो मूवमेंट है उसको आसान करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो म्यूटाजेंस प्रोड्यूस होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उनको बॉडी से रिमूव करता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो कॉलन का कैंसर है वो ना हो सके। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने, दो पॉइंट्स हैं जो आपने रिमेंबर करने हैं। सबसे पहले जो हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड का ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो हार्मोनल कंट्रोल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम उस ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को, जब वो जैसे ही हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती है तो इंसुलिन एक हार्मोन रिलीज़ होता है पेंक्रियाज से, जो कि उस ग्लूकोज को क्या करता है। आगे चल के कि हम पेंक्रियाज का जब रोल देखेंगे तो इस चीज़ को दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकोज जो है वो जो एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर आ चुका होता है, इंसुलिन क्या करता है, उसको लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर जाकर स्टोर करवाना शुरू कर देता है। तो लीवर और मसल्स जो हैं वो उस एक्सेसिव अमाउंट में जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर मौजूद होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, और उसको स्टोर कर लेते हैं। फिर जब हम फास्टिंग की कंडीशन में होते हैं, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता, तो तब वही जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और उस ब्रेक डाउन से हमें जो ग्लूकोज मिलता है उससे हम अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं फास्टिंग की कंडीशन या फिर ऐसी कंडीशन जब हमें हमारी बॉडी को बाहर से कार्बोहाइड्रेट्स हम इनटेक नहीं कर रहे और ग्लूकोज की शदीद कमी है हमारे ब्लड के अंदर, तो हम उसी बनी बनाई जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है मसल से और लीवर से, उसको दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज के अंदर, और
हम अपनी डेली की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं। एज द लेवल ऑफ ग्लूकोज फॉल्स इन द ब्लड, जैसे कि फास्टिंग की कंडीशन है, द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज अगेन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज टू सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी। ये हमने आगे ऑलरेडी पूछ चुके, ये बात हमने डिस्कस की कि हमारे लिए बॉडी के अंदर एनर्जी का जो बेसिक सोर्स है वो हमारे पास ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज अगर हम बाहर से नहीं ले रहे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, तो यही जो ग्लूकोज है, यही जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर किया हुआ था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, और वो फिर हमें एनर्जी के सोर्स के तौर पर हमारे पास अवेलेबल होगा। मोर ओवर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट सफिशिएंट इन सप्लाई इन बॉडी। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर एक तो फास्टिंग की कंडीशन, अब फास्टिंग की कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है कि हम बाहर से खा तो कुछ नहीं रहे, तो हमें ग्लूकोज तो मिल नहीं रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को किसी और सोर्स से लेने की कोशिश करेंगे। तो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं वो कौन से हैं, वो दो हैं हमारे पास। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जिनमें से हम ग्लूकोज को बना सकते हैं वो हमारे पास लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स एक्चुअली क्या हैं, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं। तो इन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को बना सकते हैं। अब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से जब हम ग्लूकोज को बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने वाला प्रोसेस है। और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से मैंने आपको अभी बताया कि लिपिड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और फिर जब हमें एनर्जी नहीं मिल रही होती, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हम कंज्यूम नहीं कर रहे होते, तो ग्लूकोज को हम जनरेट करते हैं लिपिड से और प्रोटीन से। अब लिपिड्स और प्रोटीन से किस तरह से हम ग्लूकोज को जनरेट करते हैं और ग्लूकोज से किस तरह से एनर्जी को जनरेट करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट को देखेंगे। तो हमारे पास जो बेसिक सोर्स है एनर्जी का वो हमारे पास ग्लूकोज है। और ग्लूकोज कहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट से आता है। कार्बोहाइड्रेट्स टूटती हैं तो इनसे शुगर और सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी स्टार्चेस जो हैं वो बनते हैं। अब ये जो शुगर हैं ये मज़ीद, या स्टार्चेस जो हैं ये मज़ीद टूटती हैं तो इनसे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर इसकी ब्रेक डाउन होती है। सेल के अंदर कहाँ पर, सेल्स के अंदर हमारा जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोसोल है, उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है और उससे पायरोविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब वो जो पायरोवेट है या पायरोविक एसिड है, पायरोविक एसिड जो है वो आगे मज़ीद टूटता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर। तो सबसे पहले क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स टूटी, उनसे ग्लूकोज बना। ग्लूकोज गया कहाँ पर, हमारे पास साइटोसोल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहाँ पर एक प्रोसेस हुआ जिसको हमने नाम दिया ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोविक एसिड, यानी ग्लूकोज टूटेगा और उससे क्या बनेगा, पायरोविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब ये पायरोविक एसिड जो है आगे मज़ीद कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। और ये एसिटाइल को एंजाइम ए आगे जाकर एंटर होगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस चलेगा जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल में से ये एसिटाइल को एंजाइम ए गुजरेगा और इसमें से फिर क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। ये सारा प्रोसेस जो है आप सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं या फिर बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स टूटी, उनसे ग्लूकोज बना, ग्लूकोज मज़ीद उसकी ब्रेक डाउन हुई हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो प्रोसेस हुआ इसको हमने नाम दिया ग्लाइकोलाइसिस, जिसके नतीजे में पायरोविक एसिड बना। पायरोविक एसिड मज़ीद उसकी ब्रेक डाउन होती है, क्या बनता है, एसिटाइल को एंजाइम ए। एसिटाइल को एंजाइम ए एंटर होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, और इसके बाद फिर एक नेक्स्ट स्टेप आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पायरेशन जो है ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जिसमें हम खुराक में मौजूद जो CH बॉन्ड्स हैं, खुसूसन
ग्लूकोज के अंदर जो CH बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करेंगे और उससे ATP की जनरेशन करेंगे। अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई, उससे पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम ए जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस चलेगा जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के पावर हाउसेज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ATP की जनरेशन हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये तो है हमारे पास सिंपल, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम जो फूड करते हैं डेली वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है। लेकिन हमने यहाँ पीछे जिक्र किया कि जैसे ही हमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है, जब हम फास्टिंग की कंडीशन में हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज के अंदर या फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, जिस प्रोसेस को हमने नाम दिया पीछे मैंने आपको बताया ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स में से अगर हम ग्लूकोज को तैयार करेंगे या एनर्जी को बनाने की कोशिश करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिपिड्स की ब्रेक डाउन के लिए एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन, तो बीटा ऑक्सीडेशन के ज़रिए भी, ये आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन के ज़रिए भी हम क्या करते हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। तो लिपिड्स या प्रोटीन्स को हम तोड़ते हैं और कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे फिर आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल में जाएगा और क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एंड पर हमारे पास क्या बनेगी, ATP बनेगी। अब हमारे पास लिपिड्स जो हैं ये एक्चुअली इसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे डिटेल से, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। यानी लिपिड्स बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फैटी हमारे पास लिपिड्स जो हैं वो टूटती हैं तो इनसे सिंपल फॉर्म फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल बनते हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं ये हमारे पास बॉडी के अंदर फैट्स को बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं, यानी हमारी बॉडी को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं जिनको हम सेक्शुअल हार्मोन्स कहते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये इस तरह के हार्मोन्स हैं। इन हार्मोन्स को बनाने के लिए भी हमारे पास यही फैटी एसिड्स इस्तेमाल होती हैं। तो लिपिड्स जो हैं फैटी एसिड से मिलकर बनी हैं। ये फैटी एसिड्स जो हैं हमारी बॉडी की फैट्स बनाने में या फिर स्टीरॉइड्स बनाने में किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा कुछ फैट्स ऐसी हैं, जब फैट्स हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती हैं तो ये स्टोर हो जाती हैं एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में। तो जब हम फास्टिंग की कंडीशन में होंगी तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स चूँकि मिल नहीं रही होंगी, लिहाजा हम जो स्टोर्ड फैट्स हैं, जो लिपिड्स हैं, उनको यूज़ करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम दाखिल करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेब्स साइकिल में से गुजारेंगे और इसमें से हम एनर्जी बनाएंगे। इसी तरह से प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स हमें पता है बनती हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। तो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो बॉडी की प्रोटीन्स बनती हैं, या फिर जब ये प्रोटीन्स टूटती हैं तो इसमें से काफ़ी सारे नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास बनते हैं, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। इसके बारे में हम नेक्स्ट जब प्रोटीन्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो ये वाले पॉइंट जो हैं दोबारा से आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो बॉडी प्रोटीन्स बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स यूज़ हो रहे हैं, या फिर नाइट्रोजिनस बेस अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को बनाने के लिए ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स यूटिलाइज हो रहे हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि हम एनर्जी के सोर्स के तौर पर भी जो है वो बनाते हैं। अब हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो हैं वो दो तरह के हैं। वो दो तरह के अमाइनो एसिड्स ग्लूकोजीनिक हैं या फिर हमारे पास कीटोजीनिक अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स की दो कैटेगरीज हम आगे डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। ग्लूकोजीनिक हैं या फिर हमारे पास कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स बॉडी की प्रोटीन्स बनाने में इस्तेमाल होंगे, या फिर नाइट्रोजिनस बेस अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होंगे। अमाइनो एसिड्स डायरेक्टली एनर्जी के सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं।
तो अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट किया जाता है अगेन उसी तरह से एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर होगा क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फिर उससे क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। तो एट द सेम टाइम ये हमारे पास जो तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये हमारे पास एनर्जी का सोर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हाउ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यील्ड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स टूटेंगी, उससे सिंपल मॉलिक्यूल्स यानी शुगर, ग्लूकोज और स्टार्चेस बनेगी। ग्लूकोज आगे मज़ीद टूटेगा सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए। तो उसका पहला जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उस सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए जिसमें CH बॉन्ड्स जो ग्लूकोज में सारे के सारे मौजूद होंगे उनको ब्रेक करके ATP बना दी जाएगी। इसी तरह से लिपिड्स मैंने आपको बताया बॉडी के अंदर भी यूटिलाइज हो रही हैं और इसके अलावा ये एनर्जी के सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। इनको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस या बीटा ऑक्सीडेशन। तो इनको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलने वाले क्रेब्स साइकिल के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और अल्टीमेटली ATP बनेगी। इसी तरह से प्रोटीन्स का हमने मैकेनिज्म पढ़ा कि वो किस तरह से हमारे पास एनर्जी का सोर्स हो सकते हैं। प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड्स बॉडी की प्रोटीन बना सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट किए जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में एनर्जी के सोर्स के तौर पर। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है अगेन क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरने के बाद क्या बना देगा, ATP बना देगा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में से पहले नंबर पर हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स को। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे लिपिड्स को और प्रोटीन्स को। इसमें बेटा आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें से डिटेल से मेरे से मज़ीद पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।